प्रक्षेपण यानों की जनरेशन या पीढ़ियां करके आपको यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें कितना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। निश्चित रूप से इस पर 50 वर्ड से लेकर 200 शब्दों का क्वेश्चन आ सकता है, प्लस इनके किसी खास वर्ड्स को उठा करके 3 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है जो नया पैटर्न चल रहा है, थोड़ी सा टफ क्वेश्चन बना रहे हैं, बोल देंगे साहब प्रक्षेपण यान बताइए आप तो भारत के, या उनकी जनरेशन के बारे में बताइए, तो ऐसा करके हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रक्षेपण यान यानी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहलाता है उसका मतलब क्या है यहाँ पर साहब जी। प्रक्षेपण यान किसको बोलते हैं? सीधी सी परिभाषा आपको एक लाइन पर, पहली लाइन में वहाँ पर दी हुई है, आप उसको देखेंगे पेज नंबर 268 में। विशाल रॉकेट जो उपग्रह, रोबोटिक अंतरिक्ष यान और मानव सहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाते हैं उन्हें प्रक्षेपण यान कहते हैं। सीधा सा आपको ये पॉइंट लिखना है। इसके कितने कीवर्ड्स होने वाले हैं? 2 से 3 कीवर्ड होने वाले। जो उपग्रहों को, चाहे रोबोटिक अंतरिक्ष को या मानवों को, ठीक है, या रोबोट्स वगैरह जिनकी बात हो उनको, या मानव को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो ले जाने वाले व्हीकल को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपण यान करके कहा जाता है। प्रक्षेपण यानों में 3 से 4 चरण होते हैं, ऐसा दिया हुआ है सभी। कभी कभी स्ट्रैप ऑन मोटर का भी यूज़ किया जाता है। क्या होता भी पढ़ेंगे अपन इस चीज़ को। पृथ्वी से प्रक्षेपित होने के पश्चात में उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित करने में किसी भी लॉन्चिंग आपके व्हीकल को लगभग 30 मिनट का समय लगता है मोटे तौर पर। तो वाली बात आपको वहाँ पर दी हुई है। भारत के प्रक्षेपण यानों के बारे में यदि हम बात करें, यहाँ पर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में हम बात करें, तो सबसे पहला जो नाम हमारा निकल कर आता है उसका नाम है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV आपका सबसे पहला था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली भारत में 1970 से काम चल रहा है। हालांकि सफलता हमको मिलने वाली 1979, 80 समथिंग में हमको इसमें सफलता मिलने वाली है, लेकिन इस पर वर्क काफ़ी पहले से चल रहा था भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो 70 के दशक में शुरू हो गई थी। इसके लिए खास कमेटी बनी थी। खास बात है कि उसके जो अध्यक्ष थे वो APJ कलाम जी थे। ये पॉइंट अपन को थोड़ी सा ध्यान रखना चाहिए। बिगनिंग में जो हमने उपग्रह भेजे थे तो उनको शुरुआत में 400 किलोमीटर की रेंज में लगाने का प्रयास किया था। तो SLV को कितने में? 400 किलोमीटर। हालांकि हमारे एक प्रारंभिक मिशन था, फेल हो जाने वाला, उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना अपन चाह रहे थे। तो सबसे पहला क्या प्रयास था हमारा? SLV को लेकर हमने प्रयास किया हुआ था। वेट कितना रखा था बिगनिंग में? 400 किलोमीटर हाइट थी, जबकि 40 kg वेट था। बहुत ज़्यादा लिखने का आपके पास में स्पेस नहीं है, बेसिक सी चीज़ें बताइएगा, क्योंकि आपसे कहेगा प्रक्षेपण यानों की तब से लेकर आज तक की पूरी सीरीज बताइए। SLV कौन सा दशक? 1970, यानी 70 के दशक में आपने शुरुआत की हुई है साहब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगला जो आता है SLV सीरीज़ का ही था, जो कि हमारा सफल रहने वाला है, SLV 3। 1980 में SLV 3 को प्रक्षेपित किया जाता है। 1983 में SLV 3 को प्रक्षेपित किया जाए। 1980 में हम देखेंगे ये हमारा काफ़ी सफल प्रक्षेपण यान था। 18 जुलाई 1980 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, ये सबसे सफल वाला था हमारा, बिगिनिंग का बिल्कुल शुरुआत वाला। उसकी हाइट के बारे में दिया है, वेट के बारे में दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, देखिएगा, प्लस पेलोड के बारे में दिया है, प्लस उसके बूस्टर्स के बारे में दिया हुआ है, कितने चरण का उस पर दिया हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ याद रख पाना थोड़ी सा मुश्किल होगा। लेटेस्ट वाले का आप कुछ डेटा याद रखना, बाकी बातें जनरल वाली याद रखने का प्रयास कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता पेलोड, सबसे महत्वपूर्ण होता पहला पेलोड होता है साहब जी, कि साहब ये कितना पेलोड ले जा पाने में सक्षम है साहब। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण होता है चरण, कि कितने स्टेज का है। अगर इन 2 में से भी एक याद रखना है तो मैं आपको कहूँगा कि पेलोड आप याद रखिएगा, बाकी सब भूल सकते हो आप। खासकर पहले वाले का 40 kg पेलोड हुआ करता था, आज वाले भारत के 4 टन तक भेजने में हम सक्षम हो चुके हैं GSLV Mark 2 Mark 3 के संदर्भ में हम देखें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो SLV 3 1980 वाला, इसको जब हमने स्थापित किया था 40 kg मात्र था। बाद में धीमे धीमे हमारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, हम हैवी सैटेलाइट को साथ में भेजने में सक्षम हो जाएंगे। इसके पश्चात में आने वाला है आपका SLV सीरीज़ ही चल रही है, दोनों SLV ही हैं।
उतना सफल नहीं, फेल मत लिख देना, उतना सफल नहीं जितना सफल SLV 3 होने वाला है। इसके बाद में आने वाला है आपका ASLV ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बताइएगा, इसका पेलोड था 150 kg, बहुत होता था उस ज़माने में। कब आपने इसको प्रमोचित किया है? तो 1988 में आपने इसको सेंड किया है, भेजा है, अर्थात इससे लगभग 4 गुना वेट। बहुत बड़ी सफलता थी हमारी ये। इसको लेकर जाएगा और कक्षा में स्थापित करेगा। अगेन इसके पश्चात हम देखेंगे 92 में पुनः इसी का उपयोग किया गया, इसी यान का। 94 में इसी का यूज़ किया गया। सीधी सी बात यह है कि 1988 से लेकर 1994-95 तक या 94 तक हमने किसका यूज़ किया? ASLV। इसी ASLV से विकसित होने वाला है आपका अगला PSLV। तो PSLV के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी उसका नाम क्या था? ASLV। जो भी इससे डेटा वगैरह हमको प्राप्त हुआ उसके बिहाफ में ही हम आगे भेज सके साहब जी अगले यानों को। तो नेक्स्ट बना जाते हैं अपन PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। PSLV के वेट 2 मिलने वाले हैं। सूर्यकालिक कक्षा अलग होने वाली है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ध्रुवीय कक्षा अलग होने वाली है, दोनों में वेट अलग अलग होने वाले हैं। वहाँ पर पॉइंट दिया 1600 kg भार यह भेज सकता है कहाँ पर? सूर्यकालिक में, जबकि ध्रुवीय कक्षा में 620 kg तक का वेट ले जाने में सक्षम होता है, जबकि दोनों के बीच की जो कक्षा होती है उसमें 1000। तो सीधी सी बात है 600 से लेकर 1600, 1.5 टन लगभग के पेलोड को ले जाने में सक्षम कहलाता है यह। इस बात को आपको जरूर बताना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें इसमें 2 से 3 पॉइंट में देख लेंगे। इसमें ठोस और द्रव्य दोनों प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है सॉलिड प्रपल्शन एंड लिक्विड प्रपल्शन करके कहा जाता है। हिंदी में द्रव्य नोदन प्रणाली बोलते हैं। आप तो इंग्लिश में लिखाना, प्रपल्शन ही लिखाना आप तो सबसे बेहतर ये रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नोदन प्रणाली ही लिखें, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो, ध्यान देने वाली बात है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉलिड वाला प्रपल्शन सिस्टम भारत यूज़ करता है, जो कि इसी वाले रॉकेट में लगा हुआ है। टोटल वेट इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सामने, ठीक। इसके पश्चात में पहले चरण में और उसके बाद में 6 स्ट्रैप ऑन का समूह जुड़ा होता है। इस बात को भी समझ लीजिए कि ये क्या होता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की, पहली बात तो ये आप जान लें कि स्ट्रैप ऑन मोटर क्या होती है। स्ट्रैप ऑन मोटर के बारे में यहाँ पर बात हो रही, तो ये क्या चीज़ें हैं, किस बारे में बात हो रही है। होता क्या है कि रॉकेट आप जो भेज रहे हैं ये कहला रहा है आपका यान है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर लगे हुए हैं इसमें बूस्टर्स, यहां पर इसमें बूस्टर्स लगे हुए हैं, ये चीज़ें हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये अपने साथ में एक सैटेलाइट को लेकर जाएगा। मान लो एक सैटेलाइट को लेकर जाएगा, तो इसके स्टेजेस होते हैं, ऐसे स्टेजेस होते हैं। इस टोटल का वेट लगभग 125 टन के ऊपर हो जाता है। इतना ले जा पाना, इसमें 2 बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। पहली बात, हमको वेट इतना लेकर जाना है, और दूसरी बात, हमको यहाँ से लिफ्ट भी चाहिए कि इतना उठा सके। दूसरी बात, रेंज भी चाहिए। यही वजह है कि हम इसको 3 स्टेज 2 स्टेज इत्यादि वगैरह पर रखते हैं। पहली बार में ये प्रज्वलित होगा, ऑन होगा, ये थ्रस्ट प्रदान करने वाला है, उठाएगा, ले जाएगा। एक हाइट तक ले जाने के बाद में इसका ईंधन इत्यादि वगैरह समाप्त हो जाएगा, इसको अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ से ये एक्टिव हो जाएगा। इस बात को समझिए, ये जलने लगेगा, ये चालू हो जाएगा, फिर ये भी और लिफ्ट प्रदान करेगा, फिर ये भी अलग हो जाएगा, इतना हिस्सा, आखिरी में बचेगा ये वाला हिस्सा। इस चीज़ को कहा जा रहा है, बार बार चरण के रूप में कहा जाता है। इतना समझाने की वहाँ पर आपको मुख्य परीक्षा में जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि साहब आप उसका पूरा मैकेनिज्म समझाने का प्रयास कीजिए। वहाँ आने वाला फाइनली ये है कि साहब हम इस पूरे के माध्यम से टोटल कितना वेट भेज पाने में सक्षम है, इसको अपन पेलोड के लिए कह रहे हैं।
जो कि अपन PSLV के तहत पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता थी कि 600 किलोग्राम से लेकर के 1600 kg तक हम इसको भेज पाने में सक्षम हो पाए। आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो निचला वायुमंडल है उसकी जो सीमा होती है, ध्रुवों पर उसकी हाइट अलग होती है, इक्वेटर लाइन पर हाइट अलग होती है। 8 से 18 किलोमीटर तक आप उसको पढ़ते हैं। यही वजह है कि दोनों का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अलग अलग है, जो कोरियोलियोसिस फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अलग अलग है। यही वजह है कि ध्रुवीय एरिया पर आप देखेंगे हाइट कम या वेट कम लिखा हुआ है, जबकि सूर्य के सामने वाली जो कक्षा उस पर वेट ज़्यादा लिखा हुआ है। ये उसका मीनिंग होता है। इतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले बता दूं मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि पूरा उसका मैकेनिज्म पूछे। तो यदि मान लो आ भी जाता दुर्भाग्य से, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके अथवा वाला क्वेश्चन देखिएगा जो आसान वाला लगे, जिसको आप बेहतर तरीके से लिख सको उसको लिखिएगा, ना कि इन सब बातों को डिफाइन करिएगा। कोशिश ये करना कि इस तरह के टेक्निकल एस्पेक्ट पर जब आए, जबकि आपका खास का टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं रहा है या आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो आप बचने का प्रयास करिएगा। 50 वर्ड्स, 3 मार्क्स इत्यादि वगैरह लॉन्ग क्वेश्चन में पक्का आपको अथवा में कोई ना कोई मिलेगा, आप तो उसको अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि आप उसको ज़्यादा बेहतर लिख पाओगे। इसमें आपकी कलम बार बार रोकेगी। फिर भी मैंने आपको बताया। द नेक्स्ट वन, PSLV के बारे में आपको यही हो स्ट्रैप ऑन मोटर करके कहला देंगी। PSLV की विशेषताएं दी हुई हैं। टोटल ऊंचाई दी है 44 मीटर, व्यास दिया हुआ आपको 2.8 मीटर, नोट्स में लिखा है। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कितने स्टेजेस का होता है, तो 4 चरणीय होता है। PSLV में कितने लेटर हैं, 4 हैं, तो 4 चरणीय होने वाला है। PSLV में भी 3 प्रकार के आपको दिए होंगे, PSLV G, PSLV CA, PSLV XL करके दिया। वेट वाइज होता है, कितना वेट ले जा रहा है। द नेक्स्ट वन, इसकी जो लिफ्ट ऑफ मास क्षमता होती है टोटल कितनी, 320 टन। 320 टन का मतलब है कि टोटल ये वेट कितना है, इसके बारे में बात हो रही है, ना कि पेलोड मात्र। पेलोड का मतलब है कि जो सैटेलाइट हमको लगाना उसकी बात हो रही है, जबकि ये टोटल मास यानी कंप्लीट रॉकेट ऊपर से लेके चोटी से लेके एड़ी तक वाली बात हो रही है। द नेक्स्ट वन, पहला प्रक्षेपण कब किया गया था PSLV का, ये थोड़ी सा ध्यान रख सकते हो। 20 सितंबर 1993 में किया गया था, दिए है आपको। इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियां कौन कौन सी हैं साहब, इनको आप बता सकते हैं। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको याद है उन्हीं को रिवाइज करके आप लिखने का प्रयास करिएगा। चंद्रयान बताएंगे, मंगलयान बताएंगे, नाविक बता सकते हैं, नाविक यानी IRNSS बता सकते हैं। स्पेस रिकवरी कैप्सूल का शुरुआती चरण हमने इसी से पूरा किया था। ये चीज़ें बताइएगा। तो प्रयास ये करिए कि बहुत जनरलाइज जो ऑप्शन जो हैं उनको लिखिए, जिससे तथ्य से सभी परिचित हों। ऐसा ना हो कि अभी अपन बिल्कुल अभी 2 महीने पहले कोई घटना हुई, करंट अफेयर्स में था, आपने वो पढ़ा, बोले नहीं ये बहुत खास है, सीधे उठाकर लिख दिया। उससे बचने का प्रयास करना। करंट थोड़ी सा पुराना होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, इसके बाद में हमारी जो अगली जनरेशन आती है, 3 हो गई। SLV के बाद में ASLV, उसके बाद में PSLV, इसके भी बाद में आने वाला अगला स्वरूप कहलाएगा GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों में अंतर सिर्फ पेलोड का है। सच बात तो है, आप गौर से देखो, इसका पेलोड यहाँ, पेलोड यहाँ पर अंतर मुख्य विषय वस्तु इसी चीज़ को लेकर है। जो आपने इसके पहले पढ़ा कि साहब भूतुल्यकालिक उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाने वाले हो, प्लस वो सैटेलाइट हैवी होते हैं, 3, 3.5, 4, 5, 6 टन तक के सैटेलाइट होते हैं, 6.5 टन तक के सैटेलाइट होते हैं। उसको भेजने के लिए हमारे पास उतना पावरफुल इंजन मोटर नहीं है साहब, था, अब तो है हमारे पास में। नेक्स्ट वन GSLV के बारे में बताया जा रहा है 4, 4.5 टन तक भेज पाने में सक्षम है। जहां PSLV आपको 1.5 टन तक 1600 kg तक भेज रहा है लगभग, वहीं GSLV कितना पेलोड आपको लगभग, आप तो लगभग करके लिख दीजिएगा, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत, लगभग 4 टन यानी 4000 kg भेज पाने में सक्षम है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये रॉकेट भी लंबा होता है, जहाँ PSLV 44 मीटर का होता है, ये 49 मीटर का होता है लगभग। जहाँ PSLV का व्यास 2.8 मीटर होता है, इसका 3.4 मीटर होता है, दिया है आपको नोट्स में। अगर याद रह जाए तो लिख दे सकते हैं, नहीं याद रहता है कोई टेंशन वाली बात नहीं, वहाँ बहुत डेटा होता है डिफाइन करने के लिए आपके पास में। इसके चरणों की संख्या आपको 3 दी हुई है साहब जी, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे।
इसकी क्षमता कितनी दी है, 414 टन करके लिखा हुआ है, जिसमें पेलोड की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। पहली बार हमने इसकी प्रायोगिक उड़ान कब की थी, 2001 में, ये आप याद रख सकते हो। नंबर 1 कैटेगरी में आता है हमारा GSLV, तो 1 नंबर का डिजिट 2001 करके ध्यान रख लेना, बन जाएगा अपन को। 18 अप्रैल 2001 डेट दी हुई है। जनरली देखो, आगे बढ़िए साहब। ये सबसे खास विशेषता क्या है हमारी इसकी, 4 टन तक का पेलोड नीति भार ले जाने में यह सक्षम है GSLV। इसमें से भी हम कई इंजनों का विकास कर रहे हैं, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 हम देख रहे हैं साहब। भविष्य के हमारे जो हैवी सैटेलाइट, हैवी पेलोड जो हैं, उनको भेजने के जो मिशन होने वाले हैं, वो इसी से हम संभव बना रहे हैं साहब। लेकिन फिर भी अभी इसे प्रायोगिक दौर से ही गुजर रहा है। कई प्रक्षेपण इसके किए जा चुके हैं, लेकिन जितना सफल अभी तक PSLV रहा है, उतना सफल अपन नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी उड़ानें ही कम हुई हैं साहब, है ना। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, GSLV के बेसिक जो आपको पॉइंट्स होता है, उनको थोड़ी सा ध्यान रखने का प्रयास करना। इतनी बातों को लिख देना, आपको बन जाएगा। इसका जो अगला स्वरूप होने वाला है, वो कहलाता है क्रायोजेनिक इंजन। ये केवल इंजन है, वो फिट होने वाला इन्हीं में है साहब, हमारे नए जो पीढ़ी के हैं उनमें ही फिट होने वाला है, उसकी बात हो रही है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है साहब? क्रायोजेनिक इंजन का सीधा सा मतलब ये है कि क्रायो यानी कि होता बहुत ठंडा, क्रायो यानी मतलब ही होता है बहुत ठंडा, क्रायो फाइट्स वगैरह आपने पढ़ा हुआ है। तो ऐसा इंजन जो कि लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन, और यदि तरल नाइट्रोजन चाहिए तो उसको काफ़ी न्यून ताप पर रखना पड़ता है। इनका उपयोग तरल नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में इन इंजनों में किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये होती है क्रायोजेनिक इंजन की, ध्यान देने वाली बात, कि एक और यहीं पर रॉकेट जल रहा है, दूसरी ओर यहीं पर इसका भी चैम्बर है कि ये इस ईंधन को ठंडा भी रखना है। यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी यहीं पर है, उसके ठीक बगल वाले सिलेंडर में आपका ईंधन की आपूर्ति हो रही है, जिसका टेम्परेचर आपको बहुत कम ही रखना है, -150, 60 इत्यादि के पास में रखना है आपको। एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये 2 वेसल हैं वहीं पर जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, एक हाई टेम्परेचर पर है और एक को इतने लो पर रखना, बहुत बड़ी चुनौती। इसी चीज़ का विकास हमने किया है। इस इंजन को क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक इंजन, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो भार होता है ईंधन का ही होता है। आपने भी पढ़ कर देखा कि 400 टन समथिंग के आसपास पहुंचा दिया आपने, भेज कितना रहे हो 4 टन मात्र। तो उसके लिए 4 टन के लिए अपन को उसका 100 गुना पूरा रॉकेट भेजना पड़ता है। अभी तक यही हो पाया है हमारे यहाँ पर। तो क्रायोजेनिक इंजन इस मामले में काफ़ी बचत करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। भारत ने दुनिया के अनेक देशों से इस टेक्नोलॉजी को मांगा था, नहीं दिया गया। फाइनली भारत ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया साहब, और यह सफल रहा। अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भविष्य में अंतरिक्ष मिशन वगैरह भी जो हमको भेजना है वो इसमें काम आने वाला है साहब। तो दिया हुआ है आपको बेसिक से पॉइंट, कुछ शब्दों को ध्यान रखिएगा, सब याद नहीं रखेंगे। 0 से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्रायोजेनिक कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रक्षेपण यानों में द्रव हाइड्रोजन, द्रव नाइट्रोजन, द्रव रूप में ईंधन का उपयोग किया जाता है, ताकि रॉकेट को अधिक शक्ति, लिफ्ट प्रदान की जा सके साहब। इसका विकास कहाँ अपन ने, महेंद्रगिरी वाला कल अपन ने पढ़ा हुआ है संस्थान को, वहाँ किया गया है। तो भारत इस मामले में भी अब सक्षम हो गया है साहब। अब इसके बाद में आपको इसको करंट से और अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी तक कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 क्रायोजेनिक, अगेन इसको अटैच किया जाने वाला है इससे। अब इसके भी बाद में आप आ जाइए, द नेक्स्ट वन है गगनयान। इसका उल्लेख करना पड़ेगा, ये आएगा आपको गगनयान, 50 वर्ड्स में भी आ सकता है, और कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा कि साहब आप ये बताइए 200 शब्द में। मैं सबकी ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, पढ़ने के लिए बहुत है आपके पास में, लेकिन फाइनल स्ट्रेटजी ये होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या लिखना है। एग्जामिनेशन हॉल में यही लिखना है आपको, विविध प्रकार के डायग्राम्स को बनाते हुए लिखना है और आगे बढ़ते चले जाना है साहब, ठीक। द नेक्स्ट वन, और एक और चुनौती ये होती है कि साहब कम से कम समय में भी आपका तैयार हो। ये तो तैयारी करने में अपन 1 हफ्ते लगा दिए पूरे टॉपिक को, फिर तो बराबर ही हो जाएगा। गगनयान का जो बेसिक डेटा उसको ध्यान रखिएगा। कब भेज रहे हैं? 75वीं वर्षगांठ किसकी? आज़ादी की।
कब होने वाला है? 2022 में। आप मेंस कब दे रहे हैं? 2022 में ही दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जस्ट उसी वर्ष की घटना है। आप अप्रैल महीने में लगभग पेपर देने वाले हैं, जबकि अगस्त के आसपास में इसको भेजे जाने की संभावना बताई जा रही है। फाइनल डेट नहीं बताई, 2022 करके कहा गया है। ऐसा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। क्या करने वाले हम इसमें? मानव सहित, यानी मानव वाला अंतरिक्ष मिशन है भारत का ये। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। उनको वापस लाने की टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। इसके लिए स्पेस रिकवरी कैप्सूल का उपयोग किया जाएगा। 3 व्यक्ति अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जो कि अंतरिक्ष में अगले 7 डेज तक रहने वाले हैं। भारत सरकार का अत्यंत महत्वाकांक्षी मिशन है, अति महत्वपूर्ण मिशन है। पूछ लिया जाने वाला है आपसे ये, तो इस चीज़ की घोषणा की जा चुकी है। इससे रिलेवेंट जो भी कुछ कीवर्ड्स होंगे उनको थोड़ी सा अपन ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। किसके थ्रू भेजा जाएगा? GSLV मार्क 3 के तहत भेजा जाएगा। ये गलती से भी मत भूलना। इसका उपयोग करने वाले हैं हम। राकेश शर्मा ये चर्चा में है, पहला भारतीय जो कि अंतरिक्ष में गया साहब जी, राकेश शर्मा। 1984 इंदिरा गांधी जी के काल में। पूछा कैसा लगता है भारत? बोले सारे जहां से अच्छा। ठीक है, अभी क्यों चर्चा में है अपन देख रहे हैं। इसके लिए जो एज अ सीनियर काउंसलर नियुक्त किया गया है, कमेटी बनाई गई है। किसके अनुभवों से लाभान्वित होने का प्रयास कर रहा है? इसरो। राकेश शर्मा, ठीक, क्योंकि कौन भेज रहा है? इसरो ही भेज रहा है। तो उनको एज अ सीनियर मेंबर के रूप में लिया गया है तथा उनके मार्गदर्शन में इसरो इस मिशन के लिए भरपूर तैयारियां कर रहा है। और 2022 में अपन को इसको एक खास तिथि पर अगस्त उसके आसपास में भेजना ही है साहब, ताकि 75वीं वर्षगांठ को हम सेलिब्रेट कर सकें। इतना जो डेटा बताया है आप सिर्फ यही लिखिए। यदि करंट में इसके कुछ और सेक्शन आप ऐड कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है साहब, नहीं तो जितना भी ये सेक्शन से बताया गया है ये सफिशिएंट है। गगनयान पे इतने में 50 शब्द लिखे जाएंगे। पढ़ने को आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर आप याद कितना रख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में? फाइनली उत्तर आपको इस तरह से लिखना चाहिए। थोड़ी बहुत एक आध दो तथ्यों को, कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो आपको अच्छे लगते हैं उनको आप अपने साथ में ऐड कर लीजिए, मॉडिफाइड कर दीजिए। इससे ज़्यादा आप यदि तथ्यों को उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। कैसे? ये वाला आंसर तो अपना अच्छा तैयार हो जाएगा, पर कोई और वाला जो होगा जहाँ का आपका समय और ऊर्जा चली जाएगी साथ ही, वे नहीं होना चाहिए। यदि उसके बावजूद भी आप कमांड पैदा कर सकते हो तो निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करिएगा और अच्छे से अच्छा डेटा वहाँ पर करंट ओरिएंटेशन के साथ में, अपडेशन के साथ में, वर्तमान की प्रासंगिकता के साथ में, बैकग्राउंड को उठाते हुए लिखना चाहिए। पर ये बेसिक है जानकारी, मूलभूत जानकारी है, तथ्य हैं जो आपको ज़रूर उल्लिखित किए जाने चाहिए। इसमें गलती नहीं करना। चलिए अब और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी यदि हम इस मामले में सक्षम हो पाए। बिल्कुल जान अटकी हुई मान के चलिए इस चीज़ को लेकर हमारी, क्योंकि ये मिशन देखने में जितना महत्वाकांक्षी, जितना गौरवान्वित लग रहा है, उसके साथ साथ इससे चुनौतियाँ भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। बहुत चुनौती के साथ 3 लोगों को हम भेज रहे हैं, है ना, ये वाली बात भी है। द नेक्स्ट वन, भारत सरकार इसके अलावा अनेक देशों की स्पेस एजेंसियों के साथ में लगातार संपर्क में है। उनके साथ में अपने अनुभव साझे किए जा रहे हैं तथा उनके जो लोग हैं उनसे उनके अनुभव प्राप्त किए जा रहे हैं। भविष्य का ऐसा बताया जा रहा है कि साहब अगली पीढ़ी का जो होने वाला है, अगली जनरेशन का जो यान होंगे वह स्पेस एक्स के मॉड्यूल पर होने वाले हैं। क्या मतलब है? ये एक ऐसा रॉकेट है, एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी, जिनके द्वारा बनाया गया एक ऐसा यान है, ऐसा प्रक्षेपण यान है जो अधिक पेलोड को
ना केवल अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है, बल्कि उसको न्यूनतम लागत में वापस लाने में भी सक्षम है, क्योंकि इसमें रॉकेट ही ऊपर जाता है और रॉकेट ही वापस वर्टिकल लॉन्च पैड पर लौट आता है साहब। ये बहुत बड़ी बात है, अर्थात ये इतनी बड़ी बात है अपने आप में कि इस मामले में टेक्नोलॉजी में तो नासा और रूस की एजेंसी ये भी सक्षम नहीं है साहब। इनके पास में सबसे अत्याधुनिक विमान कहलाते थे, फॉर एग्जांपल इनके स्पेस शटल, भारत भी स्पेस शटल बना रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत भविष्य में स्पेस शटल बना लेगा, ऐसा चल रहा था। 2016 में इस बात के लिए घोषणा हो चुकी है। ये क्या है, इनके स्पेस शटल हैं, बट ये एज ए एरोप्लेन ही लौटते हैं साहब। इसमें होता यह है कि भेजने के लिए रॉकेट का अलग यूज़ किया जाता है, इसमें चिपका दिया जाता है एक हवाई जहाज़, जिसको अपन स्पेस शटल बोलते हैं साहब। रॉकेट वहाँ जाता है, स्पेस शटल को छोड़ देता है और रॉकेट अंततः गिर जाता है साहब, नष्ट हो जाता है। सीधी बात तो ये है। तो जब ये नष्ट हो जाता है तो ये पूरी लागत हमारी जो है बर्बाद हो जाने वाली है। भविष्य में अंतरिक्ष का यदि हम मानवता की सेवा में उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि उसकी जो लागत हो बहुत ही कम हो, ताकि लोगों को न्यूनतम लागत पर, न्यूनतम कीमत पर वहाँ तक लाया ले जाया जा सके। वहाँ से आवागमन यानी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता हो, तभी हम भविष्य में अंतरिक्ष वगैरह से संसाधनों के उपयोग के बारे में सोच सकते हैं। वरना अभी जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। महंगा पड़ने की वजह क्या है, ये पूरा पूरा नष्ट होना है साहब आपका। जैसे हमने इतनी मेहनत से दिन रात एक करके बनाया, अंततः रॉकेट हमारा नष्ट होता है। इसलिए भविष्य किसको बताया जा रहा है, स्पेस एक्स। इसमें रॉकेट नष्ट नहीं होता है, यही रॉकेट जाता है सैटेलाइट को, पेलोड को, अब साथ में भले ही व्यक्ति भी बैठ कर जाएँ, उनको अंतरिक्ष में ले जाता है, छोड़ता है, वहाँ से वापस लौटकर अपने स्टेशन पर, लॉन्चिंग पैड पर लैंड कर जाता है साहब। ठीक, तो स्पेस एक्स अति आधुनिक वर्तमान की तकनीक है। इसके ठीक पहले वाला क्या था, स्पेस शटल था। स्पेस शटल में ही बहुत प्रकार की समस्याएं आई हमारे देश से, जैसे कल्पना चावला वाला मामला हो, वो अपन चीज़ों को जानते हैं। इन मामलों में भी स्पेस एक्स काफ़ी सुरक्षित माना जा रहा है शटल के मामले में। तो भारत यही वजह है कि अब इन दोनों पर काम कर रहा है। शटल पर तो काम हमारा पहले से चल रहा था, साथ ही साथ अब हम इस मॉड्यूल पर भी काम करने लगे हैं और आशा है कि हमारे वैज्ञानिकों को बहुत ही जल्दी इसमें शायद सफलता मिल जाए साहब। तो भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में जो भी साजो सामान, व्यक्ति इत्यादि को भेजने का जो सपना है, अधिकतम भार के साथ में, अधिकतम पेलोड के साथ में, उसकी लागत बहुत कम हो जाएगी, वह अधिक सुरक्षित हो जाएगा और अधिकतम मानव सेवा, मानव कल्याण की दिशा में उपयोग किया जा सकेगा। कुछ इस तरह से लिख करके आप इन जनरेशन वाले उत्तर को एंड कर दीजिएगा। कंक्लूड कर लीजिए क्या क्या बताना है आपको। SLV, ASLV, PSLV, GSLV, गगनयान, गगनयान के अंदर ही आपने SRE, केयर जो मैंने पहले कहा था उसके बारे में, स्पेस एक्स एंड शटल। इतनी बातों को आप खुद सोच कर देखो, जितना बोर्ड पर लिखा है, सिर्फ इतना ही बताना हो तो 200 शब्द से ज़्यादा हो रहा आपका उत्तर। अगर आप बहुत संक्षेप में भी इसको बनाने का प्रयास करिए तो ये कहलाती फाइनल स्ट्रेटजी एग्जामिनेशन हॉल में लिखने की। इतनी चीज़ समझ में आई होगी। इससे संबंधित कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। इसमें कुछ तथ्य बस आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो। करंट अफेयर्स के साथ में कोई डेटा आप ऐड कर सकते हो, कोई खास लाइन आपको लगती है वो आप अपनी तरफ से ऐड करके इसको मॉडिफाई कर सकते हो। बिगिनिंग में आप इंट्रो दे ही चुके हैं, ठीक, जैसे कि पिछली उसमें बताया मैंने आपको, इंट्रो आपने दे दिया। इसके बाद में कंक्लूजन वाली जो लाइन है, मैंने बार बार वर्ड यूज़ किया, मानवता की सेवा, लागत का कम करना, न्यून करना, ये इन बातों को कहा है। भविष्य का आधार ये होगा, ऐसा करके कहा है। कुछ इस तरह से लिख करके आपको चीज़ों को, आंसर को एंड करना चाहिए।